नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 51 ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएससी में। और फिजिक्स ऑप्शनल की लाइव क्लासेस मैं यहाँ ले रहा हूँ और 50 क्लासेस हो चुकी है। दिस इज़ द 51st लेक्चर। अगर आप फर्स्ट क्लास से देखना चाहते हैं, आप नए हैं चैनल पे, तो शुरू से देख सकते हैं चाहे तो। सब नीचे कमेंट के रूप में प्लेलिस्ट भी पिंड है और टेलीग्राम चैनल भी पिंड है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, ये हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बेस्ड ऑन दिस जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2000 से लेके, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि 1991 से आपको पेपर डाउनलोड करने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2000 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो ये 2019 का क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि आपने 2000 से 2019 तक के क्वेश्चन क्यों लिखे, उसके पहले के क्यों नहीं लिखे 2000 के। तो 2000 के पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो तो मैं क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है ना। और जो 2020 और 2022 जो है, ठीक है ना, 2020 और 2021 जो है, और जो 2022 आने वाला 2022 का जो मेंस होगा सितंबर में, इन तीनों के क्वेश्चन पेपर मैं अपने क्लासेस में डिस्कस करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। पर उसके लिए पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना ज़रूरी है, ठीक है, तब मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। पर अभी तो यहाँ 2000 से 2019 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिख दिए हैं मैंने। समझ में आ रही बात? सो यू कैन सी दिस, ठीक है। देयर आर इन टोटल 13 क्वेश्चन, 14, 15, 16, 17, 18, 19, okay. There are in total 19 questions, okay. And the topic which I am teaching you, that is moment of inertia और rotational inertia, इसके डेफिनेशन और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी 2017 में यूपीएससी सीएससी फिजिक्स ऑप्शनल में पूछा गया है, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, आपका मास क्या होता है, जो आपका ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन, देखिए मोशन दो प्रकार के होते हैं दुनिया में। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन और एक होता है रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ऐसा मोशन होता है जो कि आपका लीनियर होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा या तो फिर कर्व्ड पाथ पे भी यदि चले तो भी लीनियर मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है ना। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो जो भी वेक्टर होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब होगा कर्व्ड पाथ के, सो दैट विल बी लीनियर थिंग, ठीक है ना। और अगर स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो रेक्टिलिनियर मोशन अगर मैं कहूँ तो उसमें सारी क्वांटिटीज लीनियर होती है, ठीक है ना। नाउ द मोशन, जैसे ये मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मान लीजिए मेरा ट्रक है। तो ये ट्रक अगर रोड पे चलता है, तो ये ट्रक यदि रोड पे चल रहा है तो दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द ट्रक। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई हाइपोथेटिकल ट्रक होता जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हुए चलता, ठीक है ना, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हुआ ट्रक चलता, मतलब उसका ड्राइवर की सीट ऐसी रोटेट करती रहती, ठीक है ना, और वो ट्रक चलता जाता। तो ऐसा जो ट्रक होता दैट इज हैविंग ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। सो रोटेटरी मोशन मतलब जब बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट घूर्णन करती है, यानी कि घूमती है खुद की एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। सो इन रोटेटरी मोशन द डायनेमिक्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। मतलब चीज़ें क्वांटिटीज़ जो होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ वो अलग हो जाती है, ठीक है ना। आपका जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसमें इनर्शिया को कैसे मापा जाता है बताइए मुझे। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया को मापा जाता है मास से, ठीक है ना। इनर्शिया को मास से मापा जाता है काय में? आपके ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है ना। तो ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया को मास से नापा जाता है। इसका क्या मतलब है? जितना ज़्यादा मैसिव आपका बॉडी होगा उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगी उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में, ठीक है ना। जितना ज़्यादा मैसिव आपका पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज़्यादा मैसिव होगा वो उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी उसको मोशन में लाने में या उसका चलता हुआ मोशन स्टॉप करने में, ठीक है ना। तो इनर्शिया कैसी प्रॉपर्टी है दोस्तों, मैं बताता हूँ कैसी प्रॉपर्टी है। देखिए, जो आपका स्पेस होता है ना, जो आपका अंतरिक्ष होता है, स्पेस होता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्रिक्शन निग्लिजिबल होता है और सारे एक्सटर्नल फोर्सेस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है ना, जो आपका अंतरिक्ष या स्पेस होता है। तो मान लीजिए स्पेस में मान लीजिए मैंने एक ये लिया वुडन प्लैंक लिया और इस वुडन प्लैंक को मैंने
कुछ वेलोसिटी v दे के फेंक दिया, ठीक है ना। तो ये वुडन प्लैंक को अगर मैंने फेंक दिया है स्पेस में, अंतरिक्ष में, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड और किसी दूसरे प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड के बहुत दूर स्पेस में, जहाँ पे दूर दूर तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, वहाँ अगर मैं एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वुडन प्लैंक, उसको फेंक देता हूँ वेलोसिटी v से, ठीक है ना, तो क्या होगा दोस्तों, इनर्शिया का सिद्धांत इसमें काम करेगा। इनर्शिया का सिद्धांत ऐसा काम करेगा कि ये जो वुडन प्लैंक है ये इनफाइनाइट टाइम के लिए मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए उसी वेलोसिटी v से चलता रहेगा जिस वेलोसिटी v से मैंने उसको फेंका था, ठीक है ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इनर्शिया है उसमें इनर्शिया है, तो वो रेस्ट पे नहीं आना चाहता, ये वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, समझ में आ रही है ना बात। सो इट वांट्स टू रिमेन इन मोशन, सो सच ए प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया, ठीक है ना। तो अगर मुझे उस चलते हुए वुडन प्लैंक को जो अंतरिक्ष में चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, उस चलते हुए वुडन प्लैंक को यदि मुझे रेस्ट पे लाना है तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस इनफाइनाइट टाइम के लिए चलने वाले वुडन प्लैंक पे, तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं उसको रिटार्डेशन दे के रेस्ट पे ला सकूँ उस वुडन प्लैंक को जो वेलोसिटी v से मैंने अंतरिक्ष में फेंका था, ठीक है ना। तो अगर उसका मास ज़्यादा होगा वुडन प्लैंक का तो उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ होगी उसको रेस्ट पे लाने में, ठीक है ना। और अगर उसका मास कम होगा तो आपको कम तकलीफ होगी उसको रेस्ट पे लाने में, ठीक है ना। तो इसीलिए इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है, वो वुडन प्लैंक में कुछ ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसको इनर्शिया कहते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन अगर v वेलोसिटी से कर रहा है तो v वेलोसिटी, यूनिफॉर्म v वेलोसिटी से ही वो ट्रांसलेटरी मोशन करना चाहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। सिमिलरली अगर वुडन प्लैंक रेस्ट पे है, स्पेस में रेस्ट पे है, मतलब v इज इक्वल टू 0 है, तो उस पे फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे ताकि मैं उसको मोशन में ला सकूं। तो कुल मिला के इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है कि यदि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलने देना चाहेगी, और अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको रेस्ट पे ही रखना चाहेगी, ठीक है ना। सो बॉडी रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। मतलब कि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है बॉडी तो वो चाहेगी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती रहे लाइफ लॉन्ग, और यदि वो क्या बोलते हैं रेस्ट पे है तो वो चाहेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे लाइफ लॉन्ग, ठीक है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इनर्शिया। अब अगर बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आपका वुडन प्लैंक जो फेंका गया था उसका मास जितना ज़्यादा होगा उतना आपको उसकी वेलोसिटी को कम करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि उसका मास ज़्यादा था तो इनर्शिया भी ज़्यादा था, ठीक है ना। तो इनर्शिया ज़्यादा था तो आपको ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी उसको रेस्ट पे लाने में। सिमिलरली अगर वुडन प्लैंक का मास ज़्यादा है और वो रेस्ट पे है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ लेना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए क्योंकि वो मैसिव है, ठीक है ना। पर अगर वो हल्का हो तो आपको कम तकलीफ होगी। सिमिलरली अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रहा है और वो हल्का हो तो आपको कम तकलीफ होगी उसको रेस्ट पे लाने में, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी है इनर्शिया जिससे कि जो बॉडी है वो कंटिन्यू करना चाहती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चलना चाहती है इनफाइनाइट टाइम के लिए, या तो अगर वो रेस्ट पे है शुरू से तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो इसी को कहा जाता है कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट टेंड्स टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना। ट्रांसलेटरी मोशन की अवस्था में, स्टेट में कोई भी चेंज आने को, ट्रांसलेटरी मोशन की अवस्था में कोई भी चेंज लाने को अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। एंड जितना ज़्यादा आपका बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। इसका मतलब मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। जो आपका मास होता है लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन में वो क्या डिनोट करता है कि इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा बॉडी का, ठीक है ना। सो मास बेसिकली डिनोट्स द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मास मतलब कितना इनर्शिया है उस बॉडी में, उसका माप है, उसका मेजर है, उसके वैल्यू है, ठीक है ना। और मास दूसरा भी डेफिनेशन है मास का। एक तो इनर्शिया के टर्म्स में भी मास को डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा मास का डेफिनेशन है कि कितना मैटर है उस बॉडी में। जितना ज़्यादा मैटर होगा उस बॉडी में उतना ज़्यादा उसका मास होगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा मैटर होगा किसी बॉडी में उतना ज़्यादा उसका मास होगा, और जितना ज़्यादा मैटर होगा तो उतना ज़्यादा मास होगा, इसलिए उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया भी होगा। क्योंकि ज़्यादा मैटर को आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रेस्ट पे लाने के लिए या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाने के लिए, मतलब धक्का देने के लिए, ठीक है ना।
तो ये प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, ठीक है ना। नाउ इनर्शिया तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हो गया, लेकिन सिमिलर ये पाया गया है कि सिमिलर प्रॉपर्टी शोन फॉर रोटेशनल मोशन ऑल्सो, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा कोई ऑब्जेक्ट इस अनइवन शेप का ऐसा कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना चाहता हूँ, तो होता ये है दोस्तों कि ये अपना रोटेटरी मोशन की स्टेट को, मतलब मान लीजिए ये जो अनइवन ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ओमेगा इक्वल टू 0 है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 के बराबर है। तो अगर ये अनइवन ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी 0 के बराबर होगी तो ये रेजिस्ट करेगा, रोटेशन में जाना रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना। पर अगर ये ऑलरेडी ये अनइवन शेप का ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी ओमेगा की यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए भी तकलीफ उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा वो रेजिस्ट करेगा चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रोटेशन मतलब ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आपका बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा वो बॉडी अपोज करेगी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, उतना ज़्यादा वो रेजिस्ट करेगी, ठीक है ना। अगर वो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इजिकल टू 0 है, यानी कि बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, तो रोटेशन में लाने के लिए हमको तकलीफ उठानी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतनी ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी उसको रोटेशन में लाने के लिए, अगर कोई ओमेगा इक्वल टू 0 वाली बॉडी है तो। और अगर कोई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट वाली बॉडी है, मतलब कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कोई बॉडी अगर घूम रही है, तो उसको रेस्ट पे लाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, और वो जो टॉर्क होगा वो उतना ही ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा आपको जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। सो दिस इज द थिंग। सो इट इज़ द, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रोटेशनल इक्विवेलेंट है। किस चीज़ का? जो आपका मास होता है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, उसी तरीके से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है रोटेटरी मोशन के लिए। तो रोटेटरी मोशन के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए अगर मास से इनर्शिया दिया जाता है, तो रोटेटरी मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से इनर्शिया दिया जाता है, उसका रोटेशनल इनर्शिया दिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्वांटिटी से, ठीक है ना। जिस तरीके से मास जो है ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया को दिखा रहा था, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रोटेटरी मोशन में इनर्शिया को दिखाता है, ठीक है। सो दिस इज दैट थिंग। तो रोटेशनल इक्विवेलेंट वही है दोस्तों, जैसे आपका लीनियर वेलोसिटी जो थी, आपकी जो बॉडी थी या तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखना चाहती थी अगर वो मोशन में है तो, या तो आपकी बॉडी v इक्वल टू 0 रखना चाहती थी अगर वो रेस्ट पे है तो। ये ट्रांसलेटरी मोशन के केस में है। क्योंकि इनर्शिया है उसमें, ठीक है ना। उसी तरीके से आपकी जो बॉडी है रोटेटरी मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को या तो कांस्टेंट रखना चाहेगी, या तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को अगर ऑलरेडी रोटेट कर रही है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट रखना चाहेगी, और अगर रोटेट नहीं कर रही है तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू 0 रखना चाहेगी आपकी बॉडी, ठीक है ना। और ये ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो बॉडी रेजिस्ट करेगी चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो जिस तरीके से मास इनर्शिया का मेजर था, और ये जो ओमेगा जो है ये क्या है? ओमेगा क्या दर्शा रहा है? ओमेगा ये दर्शा रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट रखना चाहती है, ओमेगा इक्वल टू 0 रखना चाहती है। ये दर्शा रहा है कि आपकी जो बॉडी है वो स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करना चाहती। समझ में आ रही है ना बात? सो जितना ज़्यादा आपकी बॉडी स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करने को अपोज करेगी, ठीक है ना, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करने में अपोज करेगी उतना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जितना कम आपकी बॉडी रोटेशन की स्टेट को चेंज करना कम अपोज करेगी उतना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी वेलोसिटी के चेंज को यानी कि स्टेट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन को, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन की स्टेट को चेंज करने में अपोज करेगी उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, ठीक है ना। और जितना कम आपकी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन की स्टेट को चेंज करने को अपोज करेगी, जितना कम उतना उसका कम इनर्शिया होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज दिस थिंग, ठीक है।
नाउ आई विल गो इनटू द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है ना, आई विल गो इनटू द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। दिस इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, फिजिक्स में दो प्रकार की डेफिनेशन होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो प्रकार की डेफिनेशन होती है फिजिक्स में। एक होती है क्वालिटेटिव डेफिनेशन एंड दूसरी होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, ठीक है ना। तो I इक्वल टू mr², ये फार्मूला जो है ये मैथमेटिकल फार्मूला है। तो ये क्वांटिटीज का खेल दर्शा रहा है, तो क्वांटिटीज का खेल जो दर्शा है उसको कहेंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। तो I इक्वल टू mr² इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, क्योंकि वो क्वांटिटीज m और r जो है इसमें क्वांटिटीज है, ठीक है ना। सो दिस इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड क्वालिटेटिव डेफिनेशन कौन सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो मैंने अभी बताया कि उसको जो मैंने विजुअलाइज करवाया, दैट इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ठीक है ना। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो डेफिनेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। ये वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिससे कि वो अपोज करती है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन, ठीक है ना। और इनर्शिया की क्या डेफिनेशन थी, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन थी है। और इनर्शिया की क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। उसमें मोशन आता है इनर्शिया में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूनिफॉर्म रोटेशन आता है। समझ में आ रही है ना बात। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इज मतलब v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यूनिफॉर्म रोटेशन मतलब ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आ रही है ना बात। ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट देना चाहूंगा कि आपका ये तो बहुत क्लियर हो गया कि जो आपका मास है ट्रांसलेटरी मोशन में, जो आपका मास है उसी का इक्विवेलेंट, रोटेशनल इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मास का ही रोटेशनल इक्विवेलेंट है। मास जो ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया को दर्शाता है, वही उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रोटेटरी मोशन में इनर्शिया को दर्शाता है, ठीक है ना। पर आपके दूसरी क्वांटिटीज के भी इक्विवेलेंट होना चाहिए फिर। जैसे आपका फोर्स है, जो ट्रांसलेटरी मोशन में आपका फोर्स होता है, तो है उसका भी इक्विवेलेंट। उसका इक्विवेलेंट रोटेटरी मोशन में टॉर्क है, ठीक है ना। उसी तरीके से जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है ना, उसका एंगुलर मोमेंटम है उसका रोटेशनल इक्विवेलेंट। समझ में आ रही है ना बात। आपका मोमेंटम जो है वो लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन वाला फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, और जो आपका रोटेटरी मोशन वाला फिजिकल क्वांटिटी होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रही है ना बात। सो दैट्स वाई समटाइम्स मोमेंटम इज, सादा वाला मोमेंटम को समटाइम्स लीनियर मोमेंटम भी कह देते हैं, इसीलिए कह देते हैं क्योंकि दिस इज फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, इसलिए उसको लीनियर मोमेंटम भी कह देते हैं। समझ में आ रही है ना बात। लेकिन फोर्स और टॉर्क को ऐसा नहीं कहा जाता दोस्तों कि फोर्स को लीनियर फोर्स कह दिया और टॉर्क को एंगुलर फोर्स कह दिया, ऐसा नहीं कहा जाता। टॉर्क को टॉर्क ही कहा जाता है। ऑल्दो टॉर्क इज एंगुलर फोर्स, फिर भी टॉर्क को टॉर्क ही कहा जाता है, एंगुलर फोर्स नहीं कहा जाता। समझ में आ रही है ना बात। जब पर अगर विजुअलाइज करोगे तो पता चलेगा कि टॉर्क इज एंगुलर फोर्स, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। टॉर्क इज एंगुलर फोर्स, ठीक है ना। So, it is the property of a body due to which it opposes any change in its state of rest or of uniform rotation, ठीक है। Analytically, for a particle of mass m rotating in a circle of radius r, मान लीजिए रेडियस r की सर्कल में, रेडियस स्मॉल r के सर्कल में किसी मास स्मॉल m का पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, I इक्वल टू स्मॉल m r² के बराबर होगा। समझ में आ रही ना बात। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। I इक्वल टू स्मॉल m r², ठीक है ना। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ मास m लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो आपके कई सारे क्वांटिटीज आपने बचपन से पढ़ के रखे होंगे कि कुछ क्वांटिटीज स्केलर होती है और कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होती है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोस्तों, इट इज नाइदर ए स्केलर नॉर अ वेक्टर, इट इज अ टेंसर, ठीक है ना। नाउ व्हाई इट इज अ टेंसर, व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर, ठीक है ना। अब वो भी मैं बता देता हूँ कि व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर, ठीक है। पहले तो बताना पड़ेगा उसके लिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है।
स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए ओनली वैल्यू इज सफिशिएंट, ठीक है ना। डिजिटल वैल्यू इज सफिशिएंट, मतलब डिजिट में वैल्यू बताओ कि 8 इसका वैल्यू है, 8 kg इसका वैल्यू है, ठीक है ना। तो 8 kg मतलब कि इसका मास का वैल्यू 8 किलो है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 8 किलो ईस्ट डायरेक्शन में मास है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट का मास 8 किलो ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ईस्ट डायरेक्शन में मास क्या हुआ भाई, ईस्ट डायरेक्शन में मापो, वेस्ट डायरेक्शन में मापो, किसी भी डायरेक्शन में मापो, मास तो 8 किलो ही रहने वाला है उस बॉडी का, ठीक है ना। चाहे अंतरिक्ष में मापो, चाहे धरती पे मापो, चाहे चंद्रमा पे मापो, मास तो 8 किलो ही रहने वाला है बॉडी का। समझ में आ रही है ना बात मेरी। सो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। सो जो स्केलर क्वांटिटी है उसका जो वो केवल वैल्यू से डिफाइन हो जाती है, उसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको, ठीक है ना। पर जो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, जो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और यहाँ पे मैंने कहा क्या कहा दोस्तों, मास जो है चंद्रमा पे ना मापो, चाहे धरती पे मापो, चाहे अंतरिक्ष में मापो, मास सेम रहने वाला है। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि 50 किलो का मास है अर्थ पे, तो वो बोलते हैं कि मून पे इसका 1/6 होना चाहिए मास। नहीं दोस्तों, मून पे इसका मास 1/6 नहीं होगा, मास नहीं होगा 1/6, वेट विल बी 1/6। वेट मतलब क्या, जो अर्थ पे 50 किलो की बॉडी का वेट कितना होता है अर्थ पे, 500 न्यूटन के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो चंद्रमा पे जो वेट होगा वो 500 न्यूटन का 1/6 होगा, ठीक है ना। सो 50 किलो का 1/6 नहीं होगा, क्योंकि 50 किलो ही वजन रहने वाला है, क्योंकि कितना मैटर है किसी बॉडी में वो दर्शाता है उसका मास, ठीक है ना। तो अगर कितना मैटर है किसी बॉडी में उसका मास दर्शा रहा है, इसका मतलब चंद्रमा पे भी जाऊंगा तो उतना ही मैटर रहेगा उस बॉडी में, अर्थ पे भी रहूंगा तो उतना ही मैटर रहेगा उस बॉडी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 किलो ही जो है उसका मास आने वाला है अर्थ या चंद्रमा दोनों पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, ये 50 kg अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है अर्थ पे, तो मून पे उसका मास कितना होगा अगर पूछ लिया तो वो उसको 1/6 कर देते, जबकि जो वेट है वो 1/6 होगा, मास 1/6 नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन अराइज हुआ क्यों आखिर, ये कंफ्यूजन इसलिए अराइज हुआ दोस्तों क्योंकि 50 किलो के वजन की बोरी है बोलते हैं हम रियल लाइफ में। रियल लाइफ में हम डेली लाइफ में क्या बोलते हैं, 50 किलो के वेट की बोरी है, मतलब 50 किलो के वजन की बोरी है। अब 50 किलो के वजन की बोरी है, ये बोलना ही अपने आप में गलत है दोस्तों। ये दुकानदार, ये जो दुकान चलाते हैं इनको बोलना ठीक है, लेकिन आप अगर फिजिसिस्ट है तो 50 किलो की बोरी है, 50 किलो के वजन की बोरी है, ये बोलना गलत है सरासर। आप केवल ये बोल सकते हैं कि 50 किलो के मास की बोरी है, आप ये नहीं बोल सकते कि 50 किलो के वजन की बोरी है, क्योंकि वजन तो बोरी का 500 न्यूटन है, ठीक है ना। क्योंकि 50 किलो का अगर तुम कितने फोर्स से अर्थ खींच रही है 50 किलो की बोरी को, वो मापोगे तो 500 न्यूटन निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो 500 न्यूटन के फोर्स से अर्थ खींचती है 50 किलो की बोरी को। सो वेट इज 500 न्यूटन, नॉट 50 kg, ठीक है ना। 50 kg वेट नहीं है उस गेहूं के बोरी का, गेहूं के बोरी का वेट 500 न्यूटन है, और जो 50 किलो है वो एक्चुअली मास है उस गेहूं की बोरी का। सो वो गेहूं की बोरी का मास मैं चंद्रमा पे लूँ, धरती पे लूँ, जुपिटर पे लूँ, उसका जो मास है वो 50 किलो ही रहने वाला है उस बोरी का, ठीक है ना, जो गेहूं की बोरी है उसका। लेकिन अगर मैं उसका वेट मापूँ तो अर्थ पे 500 न्यूटन आएगा और चंद्रमा पे इसका 1/6 हो जाएगा 500 न्यूटन का, ठीक है ना। तो वेट विल बी डिफरेंट और ऑन प्लैनेट्स, बट मास विल बी द सेम ऑन ऑल प्लैनेट्स। समझ में आ रही है ना बात। सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। एंड केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट रहा है बचपन में, तो केमिस्ट्री में दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना कि केमिस्ट्री में 50 किलो को वेट भी बोल देते हैं कभी कभी वो, और कभी कभी मास भी बोल देते हैं, ठीक है ना। सो द केमिस्ट्री पीपल यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली, मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं केमिस्ट्री वाले, ठीक है ना। पर आप फिजिक्स वाले हो तो फिजिक्स वालों ने हमेशा मास और वेट में कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। मास जो है वो हर प्लेनेट पे सेम रहेगा, वेट अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो हम दुकानदार की दुकान पे जाते हैं और 50 किलो की बोरी को वजन मापते हैं और कहते हैं कि 50 किलो इसका वजन है, बोरी का वजन माप के जो उसका वजन काटा होता है दुकानदार का, उस पर 50 किलो की बोरी को रखते हैं और कहते हैं कि 50 किलो इसका वेट है, ठीक है ना। तो वेट नहीं है दोस्तों, एक्चुअली वो जो काटा है, वो जो मशीन है, वो मशीन क्या कर रही है मैं बताता हूँ। एक्चुअली इट इज टेकिंग द वेट, ठीक है ना।
जो वो मशीन ये कर रही है कि जो भी न्यूटन में वेट आता है ना, उसको वो किलोग्राम में कन्वर्ट करके दे रही है। समझ में आ रही है ना बात? तो वो आपकी जो मशीन है दुकानदार के यहाँ, वो एक्चुअली वेट न्यूटन में ही माप रही है, मतलब वो वेट ही माप रही है एक्चुअली, लेकिन वो उस वेट को 9.8 से डिवाइड करके आपको मास दे रही है, ठीक है ना। तो जो फिजिक्स वाले नहीं है उनको 50 किलो जो है वजन लग सकता है, लेकिन 50 किलो जो है एक्चुअली मास है, वजन तो कुछ और है, ठीक है ना। 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वजन निकलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली मून पे अगर है तो 50 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8/6 करना पड़ेगा। क्यों 9.8/6 करना पड़ेगा मून पे? क्योंकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होता है अर्थ की तुलना में, ठीक है ना। तो 50 किलो की बोरी का जो वेट आएगा वो 50 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8/6 आएगा मून पे, जो भी न्यूटन में वेट आएगा ये, ठीक है ना। और जो अर्थ पे इसका वेट होगा 50 किलो की बोरी का, अर्थ पे वेट आएगा 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ठीक है ना। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 500 न्यूटन कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली अगर फिजिक्स की दृष्टिकोण से देखें तो हमने 50 किलो के वजन की बोरी है नहीं बोलना चाहिए, हमने ये कहना चाहिए कि 500 न्यूटन के वजन की बोरी है, ठीक है ना। 50 किलो तो उस बोरी का मास है। समझ में आ रही है बात? तो आपके जो वजन काटा होते हैं डिजिटल वाले, वो एक्चुअली 9.8 से डिवाइड करके आपको डिजिटली वैल्यू दिखाते हैं, ठीक है ना। 9.8 से डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद में वो जो डिजिटल जो वो आता है वहाँ पे डिस्प्ले आता है, उस पे वो 9.8 से डिवाइड करके आपको दिखा देता है, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। सो केमिस्ट्री वाले लोग इसको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वाले लोग या फिर इनफैक्ट जो मैथ्स के भी स्टूडेंट है और उनको कभी अगर न्यूमेरिकल आता है, मैथ्स में कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो भी कभी कभी क्या करते हैं कि वेट को जो है 50 किलो वेट है ऐसा बोल देते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज नॉट करेक्ट, स्ट्रिक्टली करेक्ट, ओके। सो मेरा कहने का मतलब ये था, तो मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहा था। समझ में आ रही ना बात? सो देखिए दोस्तों, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो कहीं भी चेंज नहीं होती, वो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होती। जैसे आपका 50 kg मास है किसी चीज़ का मास यदि 50 kg है, तो मैं ईस्ट डायरेक्शन में मेजर करूँ, वेस्ट डायरेक्शन में मेजर करूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में मेजर करूँ, साउथ डायरेक्शन में मेजर करूँ, मैं किसी भी डायरेक्शन में मेजर करूँ, किसी भी प्लैनेट पे मेजर करूँ, मास मेरा 50 kg आने वाला ऑब्जेक्ट का। समझ में आ रही ना बात? सो मास डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन और एनीथिंग, ठीक है ना। सो द क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन टू कंप्लीटली डिफाइन देम, ठीक है ना। तो मास को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए इट इज ए स्केलर, ठीक है ना। और व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर आर दोज विच नीड अ डायरेक्शन टू कंप्लीटली डिफाइन देम, ठीक है ना। जैसे आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए, तो सिर्फ 8 मीटर पर सेकंड कह देना ये वेलोसिटी बताने के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में है कि वेस्ट डायरेक्शन में है कि 60 डिग्री टू ईस्ट डायरेक्शन है कि कौन से डायरेक्शन में है, क्योंकि इट इज अ वेक्टर, सो यू नीड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। नाउ व्हाट आर टेंसर्स? हम बचपन से रटते आए हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर, इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, ये सब हम बचपन से रटते आए हैं। लेकिन व्हाट इज मीन्ड बाय टेंसर, ठीक है ना। हालांकि टेंसर एनालिसिस यूपीएससी सीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिना टेंसर एनालिसिस किए हमको ये बात समझना जरूरी है कि व्हाट इज अ टेंसर, ठीक है ना। सो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्यों है। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए आपका जो सारी की सारी क्वांटिटीज जो होती है फिजिक्स में, ऑल द क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज टेंसर्स, ठीक है ना। ऑल द क्वांटिटीज आर टेंसर्स इन फिजिक्स, एंड टेंसर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल टेंसर, ठीक है। सो जो भी टेंसर जीरो रैंक का होता है, ठीक है ना, जो भी टेंसर 0 रैंक का होता है वो स्केलर होता है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज रैंक ऑफ ए टेंसर वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस, बट अभी इतना ही ध्यान में रखिए कि जो भी 0 रैंक का टेंसर होता है, 0 रैंक का टेंसर होता है ना, जो भी वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। जो भी क्वांटिटी 0 रैंक का टेंसर होती है दैट इज ए स्केलर। जो भी क्वांटिटी 1 रैंक का टेंसर होती है, 1 रैंक का, जो भी क्वांटिटी 1 रैंक का टेंसर होती है दैट इज अ वेक्टर, ठीक है ना।
और वन से ज़्यादा रैंक का मतलब 2 रैंक का जो भी क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, तो 2 रैंक की जो भी क्वांटिटी होती है वो नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर होती है, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर होती है, जो भी 2 रैंक के आपके टेंसर होते हैं, ठीक है ना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सच अ टेंसर ऑफ रैंक 2, ठीक है ना, 2 रैंक का टेंसर है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रही है बात? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर ऑफ रैंक 2, स्केलर्स आर अ टेंसर ऑफ रैंक 0 एंड वेक्टर्स आर टेंसर ऑफ रैंक 1, ठीक है ना। वेक्टर 1 रैंक के टेंसर होते हैं, स्केलर 0 रैंक के टेंसर होते हैं, और जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये तीसरे प्रकार, इट इज नाइदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर, सो इट हैज अ रैंक 2, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 रैंक का टेंसर है। अब इसके मायने क्या है? देखिए दोस्तों, जो आपका स्केलर होता है उसमें तो डायरेक्शन का खेल ही नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन जो आपका वेक्टर होता है उसमें 3 कंपोनेंट निकल के आते हैं एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना। जो आपका वेक्टर होता है, वेक्टर में 3 कंपोनेंट निकल के आते हैं ना, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। सिमिलरली तो 3 डायमेंशनल स्पेस में स्केलर का तो कोई कंपोनेंट रहता ही नहीं, क्योंकि वो तो उसकी तो डायरेक्शन ही नहीं है। पर वेक्टर के 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। सो वेक्टर हैज 3 कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। नाउ व्हाट अबाउट टेंसर ऑफ रैंक 2 लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया? टेंसर ऑफ रैंक 2 सच एज, ये तो स्केलर तो 0 रैंक का टेंसर था, वेक्टर तो 1 रैंक का टेंसर था, लेकिन टेंसर ऑफ रैंक 2 इनके कितने कंपोनेंट होते हैं 3D स्पेस में? सो टेंसर ऑफ रैंक 2 हैज 9 कंपोनेंट्स, ठीक है ना। टेंसर ऑफ रैंक 2 हैज 9 कंपोनेंट्स इन 3D स्पेस, ठीक है ना। सो सेकेंड ऑर्डर के टेंसर के 9 कंपोनेंट्स होते हैं 3D स्पेस में। समझ में आ रही है बात? And this will become more clear in the upcoming classes. Now, why moment of inertia violates the definition of scalar and vector both, and why it is a tensor quantity? ठीक है ना, ये भी समझ लेते हैं। Why moment of inertia is a tensor, हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मान लीजिए ये जो एक्सिस दिख रही है, इसके अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ इस मास स्मॉल m के ऑब्जेक्ट का, जो रेडियस r के सर्कल में घूम रहा है, रेडियस स्मॉल r के सर्कल में घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है I = mr² से। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करूँ, ठीक है ना, वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्यों है वो समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन अभी इस डायरेक्शन में चालू है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में रोटेशन चालू है, उस एक्सिस के अबाउट मतलब कि कौन सी डायरेक्शन हुई है? एंटी क्लॉकवाइज हुई, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन चालू है इस ऑब्जेक्ट का, इस मास m के पार्टिकल का। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन चालू है इस एक्सिस के अबाउट, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr² हुआ। अब मान लीजिए कि मैंने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स कर दिया, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर दिया, इसी एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर दिया, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर दिया इस मास m के पार्टिकल को उसी स्मॉल r रेडियस पे, ठीक है ना। अपोजिट कर दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, पर एक्सिस वही रखी। तो एक्सिस वही रखने पे और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कर देने पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पर कोई असर नहीं आता दोस्तों, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr² ही रहता है उस केस में भी। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन से तो ये स्केलर के समान लग रहा है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट लग रहा है, ठीक है ना। तो ये स्केलर की कैटेगरी में रख दिया अभी के लिए सपोज, ठीक है ना। पर फिर होता क्या है दोस्तों, फिर ये स्केलर की डेफिनेशन को कैसे वायलेट कर देता है वो भी सुनो। ये स्केलर की डेफिनेशन को इस तरीके से वायलेट कर देता है कि मान लीजिए कि मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देता हूँ। अभी तो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रख के ओनली डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज किया था, तो वो तो स्केलर निकल के आ रहा था क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दूं, ऐसा कर दूं एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस ऐसा घुमाऊं इसको, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने पे पाया ये जाता है दोस्तों कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज हो जाता है। फिर चाहे तो उसी एक्सिस के अबाउट में दोनों डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज करने से अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज करने से अगर क्वांटिटी चेंज हो रही है तो इस डेफिनेशन से तो वेक्टर हुआ ये, ठीक है ना। सो अगर एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है तो इस डेफिनेशन से ये वेक्टर होना चाहिए।
लेकिन उसी एट द सेम टाइम वी आर फाइंडिंग कि अगर एक्सिस वही रखे और एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो तो स्केलर होना चाहिए फिर उस हिसाब से। तो इट इज एक्चुअली इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर उसको टेंसर ऑफ रैंक 2 कहा गया, क्योंकि इट इज नाइदर ए स्केलर नॉर अ वेक्टर। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि स्केलर अगर वो स्केलर होता तो ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस चेंज करने पे भी उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए था, पर वो बदल गया, इसका मतलब वो स्केलर नहीं है। और अगर वो प्योर वेक्टर होता तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करने पे भी उसका मान बदल जाना चाहिए था, अगर वो प्योर वेक्टर होता, पर वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अ टेंसर ऑफ रैंक 2, इट इज नाइदर ए स्केलर नॉर अ वेक्टर। सिमिलरली आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो एम्पियर्स में गिना जाता है, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। पर आप बचपन में +2 लेवल पे उसको स्केलर लेके ही चलते थे, पर इन रियलिटी इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी इन रियलिटी, ठीक है, ठीक। So, analytically, for a particle of mass small m rotating in a circle of radius small r, moment of inertia about axis of rotation is given by this I equal to mr square, where m is the mass of the particle, small m is the mass of the particle, small r is the radius of the circle along which the particle is rotating, ठीक है ना। नाउ अगर मान लीजिए एक ही पार्टिकल का सिस्टम ना होते हुए बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है, m1 m2 m3 m4 ऐसे बहुत सारे मासेस है, ठीक है ना, इनका ऐसे पार्टिकल का सिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सम लेना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकंड का, ऐसा करते करते nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दैट विल बी इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n mi/ri स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये n पार्टिकल्स के लिए ये हो गया, समझ में आ रही है बात। नाउ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे डिफाइन करें इसको, ठीक है ना। ये तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए हो गया। डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब सेगे अलग अलग जो टुकड़े में बटे हुए पार्टिकल थे, उनके लिए तो ये हो गया, ठीक है ना। बट व्हाट अबाउट अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में दोस्तों, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें ट्रीट करना होगा एलिमेंट ऑफ मास स्मॉल डीएम एट अ पोजिशन आर एज अ पार्टिकल, ठीक है ना। जो ये स्मॉल डीएम मास का जो आपका पार्टिकल है, इसको कंसीडर करना होगा, क्योंकि जो आपका डीएम है वो चेंज होता जाएगा, आर चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। पर मान लीजिए मैंने डीएम इतना छोटा लिया है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर मैं डीएम को डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना है मुझे, और डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शियल निकालना है, तो DI विल बी इक्वल टू DMR स्क्वायर, ठीक है ना। मैं कंटिन्यूअस बॉडी को बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ मान सकता हूँ, ट्रिलियंस ऑफ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना हुआ मान सकता हूँ। और ये पॉइंट इतना छोटा है कि इसके लिए अगर इसका जो आर है यहाँ और यहाँ, वो बदलता नहीं है, ठीक है ना। आर रिमेन्स द सेम, इतना छोटा है वो, ठीक है ना, कि इनके बीच का डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट नील है, ठीक है ना। सो आई कैन डिफाइन इट बाय डिस्टेंस आर, ठीक है ना। वो ऑलमोस्ट पॉइंट के बराबर एलिमेंट है आपका डीएम मास का, तो मैं उसके लिए एक पोजीशन आर ही रख सकता हूँ, ठीक है ना। आई डोंट नीड टू, अगर हाँ, तो यहाँ पे अगर ये डीएम ना लेके ऐसा बड़ा टुकड़ा लोगे तो ऑब्वियसली इट्स आर विल बी डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना। पर हमने इसको इतना छोटा कर दिया कि ये आर जो है सिर्फ एक लाइन पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ बहुत सारे पॉइंट के अलग अलग पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। सो ये डीएम ऑलमोस्ट पॉइंट मास है जो एलिमेंट माना गया है मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। सो DI विल बी इक्वल टू DMR स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द I विल नीड टू इंटीग्रेट R स्क्वायर DM, ठीक है ना। R स्क्वायर DM का मुझे इंटीग्रेशन करना होगा इन ऑर्डर टू फाइंड I, ठीक है ना। सो दिस इज फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, यहाँ देख सकते हो, दिस इज कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है ना। सो ये तो बता दिया मैंने। इट इज नॉट अ वेक्टर एज डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट टू बी स्पेसिफाइड। वेक्टर नहीं है क्योंकि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लो चाहे क्लॉकवाइज लो सेम आता है मान, और स्केलर भी नहीं है क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग उसका मान आता है। समझ में आ रही ना बात। सो इट इज अ टेंसर ऑफ रैंक 2, वही रिमार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेटरी मोशन एज इज प्लेड बाय मास इन ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है रोटेटरी मोशन में जो मास प्ले करता है ट्रांसलेटरी मोशन में। दस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ इनर्शिया और मास, ठीक है ना।
इनर्शिया या मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको विजुअलाइज ऑलरेडी करवा दी है, ठीक है ना। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ रेडियस ऑफ gyration, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज 51st क्लास। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे।